Hi, good morning. Welcome back, students. So, we are doing our class 9, chapter number 3, Nazis and the Rise of Hitler. In this chapter, we have already covered that how Hitler rise to the power. In last video, we have covered this thing. पिछले वीडियो में हमने जान लिया था कि हिटलर जो है कैसे चांसलर बना जर्मनी का। तो ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली लास्ट वीडियो में। अब हम डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है 2.1, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी। डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी, चांसलर बनने से पहले, हिटलर की पावर में आने से पहले जो वीमर रिपब्लिक गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक गवर्नमेंट थी, यानी कि बहुत सारे जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन सब ने मिल करके डेमोक्रेटिक फॉर्मेट जो है गवर्नमेंट का फॉलो करते थे वो लोग। लेकिन जब हिटलर नाजी पार्टी के साथ पावर में आए तो उन्होंने डेमोक्रेसी को बिल्कुल डिस्ट्रक्ट कर दिया और इसकी जगह अपने आप को एज ए डिक्टेटर जो है जर्मनी का बना दिया। अब यहां 1932 के इलेक्शंस हुए, 37% वोट्स हिटलर को मिले। हिंडनबर्ग जो कि वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 30 जनवरी 1933 को हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप के लिए हिटलर को ऑफर किया और इस तरह से हिटलर बन गया नया चांसलर जर्मनी का। चांसलर क्या होता है? जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, गवर्नमेंट के हेड होते हैं, रूलिंग पार्टी के हेड होते हैं, इसी तरह जर्मनी की जो पार्लियामेंट है जिसका नाम क्या है? रिक्सटैग। तो जो रिक्सटैग का जो हेड होता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो हेड होता है, उसे बोलते हैं चांसलर। तो 30 जनवरी 1933 में इलेक्शन जीत गया है हिटलर और चांसलर बन गया जर्मनी का। चांसलर बनने के बाद अब हिटलर ने कुछ ऐसे स्टेप्स और ऐसे रूल्स रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर दिए जर्मनी में जिससे डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक जो एलिमेंट था, फीचर्स थे, वो डिस्ट्रक्ट हो गए, खत्म हो गए और उसकी जगह डिक्टेटरशिप आ गई। सारी पावर्स हिटलर ने अपने हाथ में ले ली एंड ही बिकेम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 28 फरवरी 1933 को उन्होंने फायर डिक्री, एक नया कानून लेके आए वो, जिसमें उन्होंने सिविक राइट्स को सस्पेंड कर दिया, प्रेस को भी सेंसर कर दिया, जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन थी या कोई भी दूसरी पार्टी जो थी, पॉलिटिकल पार्टी, उन सबको ऑप्रेस्ड किया गया, सप्रेस किया गया, जेलों में डाल दिया गया। उसके बाद 3 मार्च 1933 को हिटलर ने एक नया कानून बनाया, एनेबलिंग एक्ट, और इस कानून में हिटलर ने प्रेसिडेंट की सारी पावर, गवर्नमेंट की सारी पावर्स को कैप्चर कर लिया एंड ही बिकेम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। दिस इज कॉल्ड एनेबलिंग एक्ट। अब ये दो कानून बनने के बाद में एक तो बाकी सारी गवर्नमेंट्स की पावर को डिक्लाइन कर दिया गया, डिस्ट्रक्ट कर दिया गया, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट कर दिया गया। दूसरा, हिटलर ने अब सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली। तो ये दो कानूनों ने जर्मनी के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया और डिक्टेटरशिप को इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इसका सब टॉपिक जो है 2.1, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी। इसमें आपको समझ में आ गया कि हिटलर ने किस तरीके से कोशिश की, कैसे करके उसने डेमोक्रेसी को डिक्लाइन किया और किस तरह से उसने डिक्टेटरशिप को इंप्लीमेंट किया। अब इस चीज को इंप्लीमेंट करते हुए उन्होंने एक काम और किया, बहुत सारी स्पेशल सर्विलेंसेस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रिएट किया। हिटलर ने बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बना दी, ऐसे और जो है सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई जो है पूरा सर्विलेंस रखती थी, पूरा सिक्योरिटी उनके इंचार्ज थे वो लोग, पूरा मतलब एरिया में सर्वे करना, पेट्रोलिंग करना, और जैसे नाजी पार्टी या हिटलर के ऑर्डर्स होते थे उसके अकॉर्डिंग वो लोग जो है पूरा एरिया को अंडर कंट्रोल में रखते थे। तो स्पेशल सर्विलेंस फोर्सेस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड बाय हिटलर। आपकी बुक में कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम दिए हुए हैं, तो 1 मार्कर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसी भी एक या दो सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम बताइए, या उससे रिलेटेड और भी 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे जर्मनी के अंदर वीमर रिपब्लिक के टाइम पे जो पुलिस सिस्टम था, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस थी, उसकी हिटलर ने अपनी
डिक्टेटरशिप को पूरी जर्मनी के अंदर अपनी पावर को बनाए रखने के लिए और बाकी सारे अदर पार्टीज को कंट्रोल करने के लिए, अपोजिशंस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत सारी नई फोर्सेस को क्रिएट किया। पहले से भी कुछ फोर्सेस थी, लेकिन कुछ और नई फोर्सेस को क्रिएट किया गया। अब देखिए, ये भी एक वन मार्कर क्वेश्चन बनता है कि पूछ सकते हैं कि प्लीज टेल अस द नेम ऑफ टू सिक्योरिटी फोर्सेस, सर्वेलेंस सिक्योरिटी फोर्सेस क्रिएटेड बाय हिटलर, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रेगुलर पुलिस थी जर्मनी की, जो वीमर रिपब्लिक के टाइम से ही थी, उसका नाम क्या था या उसकी यूनिफॉर्म का कलर क्या था। तो एक बार ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो जो रेगुलर पुलिस थी जर्मनी की, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रेगुलर पुलिस थी, जो पहले से पुलिसिंग सिस्टम था, उसके यूनिफॉर्म का कलर कैसा था? ग्रीन यूनिफॉर्म उनकी होती थी। तो रेगुलर पुलिस के यूनिफॉर्म जो थी वो ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म पहनते थे। इसके अलावा स्टॉर्म ट्रूपर्स, रेगुलर पुलिस एंड स्टॉर्म ट्रूपर्स, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्सेस थी जो कि नाजी पार्टी के आने से पहले से ही जर्मनी में थी। इसके बाद हिटलर ने जब डिक्टेटरशिप अपने कंट्रोल में लिया, तो उसके बाद उन्होंने और भी नई कुछ ऐसी फोर्सेस क्रिएट की, जैसे गेस्टापो। गेस्टापो इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। गेस्टापो से रिलेटेड क्वेश्चन पहले ही पूछे जा चुके हैं, तो रेगुलरली रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं। तो इसको, गेस्टापो क्या है? सीक्रेट स्टेट पुलिस। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? व्हाट वाज द नेम ऑफ सीक्रेट स्टेट पुलिस ऑफ जर्मनी? तो आपका आंसर होगा गेस्टापो। तो गेस्टापो, या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट वाज गेस्टापो, तो उसमें आपका जवाब होगा कि गेस्टापो वाज द सीक्रेट स्टेट पुलिस ऑफ जर्मनी क्रिएटेड बाय, और इट वाज द फोर्स सीक्रेट स्टेट पुलिस व्हिच वाज क्रिएटेड बाय हिटलर। ठीक है। एक थी प्रोटेक्शन स्क्वाड एसएस, एक थी क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज एसडी। तो एसएस क्या है, एसडी क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक जो है इसी के अंदर, ये भी आपको जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से बन सकते हैं। तो अभी हमने क्या कवर किया इस पार्ट में कि हिटलर राइज कैसे हुआ, हाउ द नाजी पार्टी और हिटलर पार्टी राइज टू द पावर। तो स्टेप बाय स्टेप हमने देखा इसका जन्म कब हुआ, डेथ कब हुआ, उनकी वाइफ का नाम क्या था, कब उन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया, फिर बाद में उसका नाम नाजी पार्टी कैसे हुआ। 1923 में फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बावेरिया को कंट्रोल करने के लिए अपराइजिंग करने की कोशिश की, अरेस्ट कर लिए गए, ट्रेजन का केस चला उनके ऊपर, बाद में रिलीज कर दिए गए। फिर 1928 के इलेक्शंस में उनको सिर्फ 2.6% वोट्स मिली रिक्सटैग में, लेकिन 1932 में 37 वोट्स के साथ जर्मन वर्कर्स पार्टी जो थी, या नेशनल जर्मन वर्कर्स जो पार्टी थी या नाजी पार्टी थी, वो जीत जाती है और हिटलर चांसलर बन जाता है। फिर इसी में हमने पढ़ा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी में कौन कौन से कानून बनाए और कौन कौन सी नई फोर्सेस क्रिएट की हिटलर ने, ताकि वो पूरा अपना कंट्रोल जो है को अपने हाथ में ले सके। और इस तरीके से ही हमने सारे स्टेप कवर किए। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसी जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2, हिटलर राइज टू द पावर, इसी का 2.2 करके नेक्स्ट सब टॉपिक जो है, इसमें बताया गया है कि हिटलर ने अब जर्मनी को पुल आउट करने के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या क्या स्टेप्स उठाए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी के लिए हिटलर ने क्या क्या किया। नंबर 1, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए हिटलर ने, एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम, जर्मनी के एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था हेल्मर सेस्ट। क्या नाम था? हेल्मर। देखिए इनकी स्पेलिंग थोड़ी इस टाइप से है, HGALMER, हेल्मर, हेल्मर SCACHT, सेस्ट, ऐसे करके है। तो ये जो हेल्मर सेस्ट थे, ये एक इकोनॉमिस्ट थे। इनको ही अपनी पार्टी में इन्होंने जो है एज ए लीडर इनको अपॉइंट किया और इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक रिकवरी डिपार्टमेंट जो था, इकोनॉमिक रिकवरी डिपार्टमेंट, वो हेल्मर सेस्ट को, जो कि इकोनॉमिस्ट थे, इनको हैंड ओवर किया गया। और इनसे क्या बोला गया, इनको क्या था, इनकी जिम्मेदारी क्या थी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी? इनको करना था फुल प्रोडक्शन और प्रोवाइड करना था फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन फुल प्रोडक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन किसकी सहायता से? थ्रू स्टेट फंडेड प्रोग्राम। हम कोई इंटरनेशनल हेल्प नहीं लेंगे, ना किसी अमेरिका से, ना किसी आउटर कंट्री से, किसी फॉरेन कंट्री से। स्टेट फंड करेगा, मतलब ये सारा पैसा, इस रिकवरी, इकोनॉमी को रिकवरी करने के लिए जो भी खर्चा होगा, जो पैसा लगेगा, वो स्टेट जो है उसको फंडिंग करेगा। लेकिन हम डोमेस्टिक अपने खुद के प्रोग्राम्स बनाएंगे और हम किसी आउटर कंट्री या फॉरेन कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो हेल्मर सेस्ट को जिम्मेदारी दी गई, उनको बनाया गया इकोनॉमिक रिकवरी जो है लीडर बनाया गया, हेड बनाया गया।
फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्टेट फंड प्रोग्राम, ये उनको एक एजेंडा दिया गया। अब इस एजेंडे के तहत क्या क्या बदलाव किए गए, तो एक तो बहुत सारे जो है सबवेज बनाए गए, हाईवेज बनाए गए, सुपर हाईवेज बनाए गए, और एक जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, जैसे दिल्ली के अंदर डीटीसी चलती है, हरियाणा के अंदर हरियाणा रोडवेज चलती है, ऐसे लोगों को कंट्री साइड से शहरों में आने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करना बहुत जरूरी था। तो हिटलर ने बड़े बड़े हाईवेज और सुपर हाईवेज को, मीन्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको इंप्रूव करने की कोशिश की गई, और बहुत सारे रोड बनाए गए, हाईवे बनाए गए, और एक पब्लिक के लिए एक गाड़ी चलाई गई, एक कैब चलाई गई, दैट वाज कॉल्ड पीपल्स कार। जैसे हमारे यहाँ पे डीटीसी की बस चलते हैं ना भाई, तो ऐसे उन्होंने भी एक सरकारी बसें चला दी, लोगों को नौकरियों पे जाने के लिए आसानी रहे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आसानी रहे, ट्रांसपोर्टेशन को आसान करना जरूरी था, तभी शहर गांव से जुड़ पाएंगे। तो उस गाड़ी का नाम था, उस कार का नाम था वॉल्क्सवैगन। तो क्वेश्चन यहां से ही बनता है कि हिटलर की जो पीपल्स कार थी उसका क्या नाम था, तो वॉल्क्सवैगन। आजकल इंडिया में भी वॉल्क्सवैगन की बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, पोलो जैसे, वॉल्क्स जो है वैगन कंपनी की गाड़ी है पोलो। तो ये वॉल्क्सवैगन करके जो व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, कार थी, पीपल्स कार इसको बोलते हैं, इसको हिटलर ने इंट्रोड्यूस किया, नए हाईवेज बनाए गए। अब हिटलर जो था अपने देश में ये सब कर किया उन्होंने, अब उनकी फॉरेन पॉलिसीज क्या रहेंगी, यानी जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई थी, और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में उन्होंने बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे वीमर रिपब्लिक ने जो सिग्नेचर किए थे, हिटलर का उनके प्रति क्या एटीट्यूड था, किस तरह का नजरिया था, और उन्होंने कैसे उसको आगे कंटिन्यू किया। हिटलर पुल्ड आउट फ्रॉम द लीग ऑफ नेशन। देखिए, वर्ल्ड वार 1 खत्म होने के बाद में इस तरह का जो डिस्ट्रक्शन पूरी दुनिया में हुआ था, अब देशों को, सभी देशों को यह बात समझ में आ गई थी कि इस तरह के वार जो होते हैं वो ह्यूमन लाइफ के लिए और रिसोर्सेज के लिए डेंजरस है, नेचर के लिए डेंजरस है। तो क्योंकि बहुत सारे करोड़ों लोग मारे जाते हैं, लाइफ लॉस होता है, इसके अलावा प्रॉपर्टी का लॉस होता है, इसलिए डिसाइड किया गया वर्ल्ड वार 1 के बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। जैसे आज के टाइम में हमारी यूएनओ ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएनओ को बनाया गया। वर्ल्ड वार 2 से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, सभी देशों के बीच में जो पीस एंड हार्मोनी मेंटेन करती थी, उसका नाम था द लीग ऑफ नेशन। तो ये लीग ऑफ नेशन का फाउंडेशन कब हुआ, फॉर्मेशन कब हुआ, वर्ल्ड वार 1 के बाद। देखिए, वर्ल्ड वार 1 के बाद जनवरी 1920 में इट इज द डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था 1920 में, जनवरी में। हिटलर ने क्या किया, हिटलर पुल्ड आउट हिमसेल्फ फ्रॉम द लीग ऑफ नेशन एंड ही आल्सो पुल्ड आउट फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंदर जिन एरियाज को अलाइड पावर्स ने कैप्चर कर लिया था, और जिन राइनलैंड और रूर के एरिया को फ्रांस ने कैप्चर कर लिया था, और जो आर्मी को डीमिलिटराइज कर दिया गया था जर्मनी को, इन सारी बातों को भी मानने से हिटलर ने इनकार कर दिया, और उन्होंने अपनी नई पॉलिसीज बनाई, और दोबारा से उन सभी एरियाज को कैप्चर करने के लिए बहुत बड़ी आर्मी बना करके अलग अलग फ्रंट्स पे जो अपनी आर्मी भेजी, और आसपास के उन सभी एरियाज को दोबारा से कैप्चर करना शुरू कर दिया, जो कि अलाइड पावर्स ने एज ए वार रेपरेशंस जो है जर्मनी से ले लिए थे वर्ल्ड वार 1 के बाद में। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी कैसे किया, तो ये सब रोड बनाए गए, इस तरह से फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट का प्रॉमिस किया गया, और हेल्मट सैश को जिम्मेदारी दी गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा फॉरेन पॉलिसीज में क्या किया। नंबर 1, ही पुल्ड आउट फ्रॉम द लीग ऑफ नेशन। 1933 में चांसलर बनते ही उसने अपने आप को लीग ऑफ नेशन की शर्तों को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो सप्रेस्ड हैं, हमें तो दबाया गया है, जर्मनी को सारा वार रेपरेशंस देना पड़ा है, जर्मनी ने अपने आप को लीग ऑफ नेशन से पुल आउट कर लिया। दूसरा, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को मानने से मना कर दिया, और वो सारे एरियाज को धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू कर दिया। हिटलर ने 1936 में राइनलैंड को देखिए, ये डेट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं कई बार। राइनलैंड को कब रीऑक्यूपाइड किया गया, हिटलर ने 1936 में राइनलैंड को रीऑक्यूपाइड किया। उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रिया, जो वर्ल्ड वार 1 के बाद में ऑस्ट्रिया भी अलग हो गया था, कर दिया गया था, और जर्मनी को अलग कर दिया गया था, ताकि ये दोनों कंट्री मिलकर ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। अब दोबारा से इंटीग्रेशन किया गया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोबारा से इंटीग्रेट हो गए। उन्होंने क्या स्लोगन दिया
इन दोनों कंट्री को, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। इस ऑस्ट्रिया और जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए हिटलर ने या नाजी पार्टी ने एक स्लोगन दिया। उस स्लोगन का वो स्लोगन क्या था? स्लोगन है वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। वन पीपल मतलब एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग, ऑस्ट्रिया में भी जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। वन एम्पायर वन लीडर। और ऑस्ट्रिया जो था पहले जर्मनी के अंडर में ही था, मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों यूनिफाइड थे, इंटीग्रेटेड थे। तो दोबारा से ये स्लोगन दिया गया वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, और इस तरीके से ऑस्ट्रिया के साथ में इंटीग्रेट हो गया, यानी यूनिफिकेशन हो गया। अब ही चोज वार टू पुल आउट। देखिए जो हेल्मट सेस्ट थे ना, उन्होंने हिटलर को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी के लिए एडवाइस किया कि हमें लड़ाइयों में ज़्यादा या मिलिट्री को प्रमोट करने में ज़्यादा या वेपन्स बनाने में ज़्यादा, आर्म्स को प्रमोट करने में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है, हमें अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन हिटलर तो अपना मन बना चुका था। हिटलर ने बोला कि इकोनॉमी को हम इंप्रूव करेंगे, लेकिन इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए हमें चाहिए एरिया, हमें चाहिए टेरिटरी, जहां जर्मनी के लोग जाकर के रिसोर्सेज को यूज कर सकें, जहां से हमें रॉ मटेरियल मिल सके। तो हिटलर ने इसके लिए क्या जो है एक्सक्यूज दिया, या क्या उन्होंने इसके लिए अपना टारगेट सेट किया कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको इंप्रूव किया जाएगा, लेकिन रिसोर्सेज की कमी ना हो, इसलिए जरूरी है कि हम दोबारा से उन सभी कॉलोनीज को रिकैप्चर करें जो कभी जर्मनी के पास हुआ करती थी। तो हेल्मट सेस्ट की बात को नहीं इन्होंने इग्नोर कर दिया, और हेल्मट सेस्ट को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हेल्मट सेस्ट को नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि हेल्मट सेस्ट जो है वो लड़ाई के अगेंस्ट था, वॉर्स के अगेंस्ट था। हेल्मट सेस्ट को निकाल दिया गया, और हिटलर ने कौन सी पॉलिसी अपना ली? हिटलर ने पॉलिसी अपना ली ही चोज वार टू पुल आउट फ्रॉम द हार्श इकोनॉमिक कंडीशन। उसने लड़ाई को अपना जो है हथियार बनाया कि हम वॉर करेंगे, लड़ेंगे और अपने एरियाज को वापस रिकैप्चर करेंगे। राइनलैंड एरिया को पहले कैप्चर कर चुके हैं, रूर एरिया को कैप्चर किया, और बाकी जो नियर बाई टेरिटरीज थी, ओवरसीज कॉलोनीज, जहां जहां जर्मनी का पहले कंट्रोल हुआ करता था, अब हिटलर धीरे धीरे वहां पर जो है अपने पैर पसार रहा है, अपनी आर्मी को भेज रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो अब इसी में से 1939 सितंबर 1939 में जब हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया, पोलैंड को कैप्चर करने के लिए, तो इसके बचाने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन पोलैंड को सपोर्ट, क्योंकि पोलैंड का जो है ट्रीटी थी, पोलैंड की ट्रीटी थी फ्रांस के साथ में और ब्रिटेन के साथ में। तो जब सितंबर 1939 में, अभी तक तो सारे देश शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। उनको पता था कि वर्ल्ड वार 1 जो था उसके बाद जो जर्मनी के साथ हुआ वो इनह्यूमन था, तो ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। ब्रिटेन फ्रांस सब देख रहे थे क्या क्या हो रहा है। लेकिन जब हद कब पार हो गई, जब सितंबर 1939 में हिटलर ने पोलैंड को रिकैप्चर किया, तो अब ब्रिटेन को और फ्रांस को आना पड़ा इस पोलैंड को बचाने के लिए। इस तरह से जर्मनी, ये शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, ये वर्ल्ड वार सेकेंड की शुरुआत हो चुकी है। 1939 में वर्ल्ड वार 2 अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि हिटलर्स की जो फॉरेन पॉलिसीज थी, या जो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए जो रिकंस्ट्रक्शन पॉलिसीज थी, वही कहीं ना कहीं फिर जिम्मेदार है। हिटलर ने अपना पुल आउट कर लिया था लीग ऑफ नेशन से, और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को तोड़ दिया, और इस तरीके से हिटलर यानी जर्मनी ही जिम्मेदार है 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होगा। तो पोलैंड पर जब अटैक हुआ, वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ, तो दोबारा से पूरी दुनिया दो फैक्शंस में डिवाइड होना स्टार्ट हो गई। दोबारा से वही अलाइड पावर्स बन गए, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, रशिया। तो अब इन देशों ने दोबारा से अपनी अलाइड पावर्स को, दोबारा से ये लोग ग्रुप में आ गए, फैक्शन में आ गए। तो इनको स्ट्रगल करने के लिए, इनको कम्बैट करने के लिए, इनको फेस करने के लिए अब जर्मनी की भी समझ में आ गया था कि हमें भी अपने फ्रेंड कंट्रीज को, या जो देश हमारी तरफ अलाइंड है, उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो फिर इटली और जापान के साथ जर्मनी ने 1940 में, सितंबर 1940 में एक ट्रिपाटाइट पैक्ट हुआ जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। ये भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि ट्रिपाटाइट पैक्ट क्या था, और ये पैक्ट किन किन कंट्रीज के बीच में हुआ, या ये किस डेट को हुआ। तो सितंबर 1940 में जापान, जर्मनी और इटली,
इन तीन दोस्तों ने मिलकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक 3 पक्षों की संधि की, जिसे कहते हैं ट्रिपार्टाइट। ट्रिपार्टाइट मतलब 3 पार्टी एग्रीमेंट। सो ट्रिपार्टाइट पैक्ट किया गया, यानी इन्होंने अब वादा किया, प्रॉमिस किया, एग्रीमेंट किया कि इन तीनों ही देशों पर अगर कोई भी अटैक करता है इन फ्यूचर, तो फिर ये तीनों देशों को अपने ऊपर हमला मारा जाएगा और तीनों देश मिलकर के लड़ेंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया दोबारा से 2 भागों में डिवाइड हो गई। एक तरफ थे एलाइड पावर्स, एलाइड पावर्स तो मैंने आपको बताया वही सारे कंट्री थे। लेकिन अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो पहले जो सेंट्रल पावर हुआ करती, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, अब वो सेंट्रल पावर नहीं रहेंगे। अब इनका नाम क्या हो जाएगा? अब इनका नाम हो जाएगा एक्सिस पावर। तो पूरा दुनिया जो है दोबारा से 2 फैक्शंस में डिवाइड हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तीनों फ्रंट में जर्मनी को बाद में जो है, जर्मनी ने एक ब्लंडर मिस्टेक कर दी एक्चुअली। इन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ में तो वेस्टर्न साइड पे फाइट कर ही रहे थे पोलैंड को लेकर के। अब इन्होंने उसी समय रशिया पे अटैक कर दिया हिटलर ने। अब हिटलर ने रशिया पे अटैक करके ब्लंडर मिस्टेक कर दी। क्या? रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उस टाइम पे काफी पावरफुल कंट्री भी था। उनकी जो रेड आर्मी थी, व्लादिमीर लेनिन के टाइम पर जो एक नई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी, तो बहुत पावरफुल, इकोनॉमिकली काफी ग्रोथ हो गया था रशिया का। और रशिया दुनिया में आर्म्स रेस में बहुत आगे था। अमेरिका और रशिया ये आर्म्स रेस में बहुत आगे रहे हैं। तो ये एक ब्लंडर मिस्टेक थी, हिटलर ने अटैक किया रशिया के ऊपर। अब रशिया ने, उसकी रेड आर्मी ने इतनी बुरी तरीके से जो है डिफीट किया जर्मन आर्मी को कि ये इनको फिर खदेड़ते हुए वापस बर्लिन तक आ गए। बर्लिन मींस कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो जब बर्लिन बंकर में जब हिटलर, एडोल्फ हिटलर, उनकी वाइफ ईवा ब्राउन और उनके बाकी मिनिस्टर्स जैसे गोबल्स हमने आपको बताया था, तो ये सब जब बर्लिन बंकर में ही थे, वहीं से ऑपरेट करते थे सारी वॉर्स को। जब इनको पता चला कि अब जो है रशियन आर्मी ने इनको चारों तरफ से जो है सराउंड कर लिया है और ब्रिटिश आर्मी भी आ जाएगी थोड़ी देर में और बाकी आर्मी भी आ जाएंगी, अलाइड पावर्स पहुंच गई है मतलब बर्लिन के चारों तरफ। अब हिटलर को कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो हिटलर ने अपने आप को सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये तो कहानी है हिटलर की कि किस तरीके से उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया इकोनॉमी को, कैसे वो पावर में आए और कैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद कैसे हिटलर ने सुसाइड कमिट किया। अब एक टॉपिक इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिटलर ने अपनी कंट्री में फिर ऐसा क्या किया जिससे आज तक हिटलर को और नाजी पार्टी को पूरी दुनिया में जो है क्रिमिनल्स के रूप में जो है एज अ फेस ऑफ क्रिमिनल्स देखा जाता है। तो देखो, अपने देश के लिए तो हिटलर ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया नाजी पार्टी ने, जर्मनी को दोबारा से पावरफुल कर दिया और यही जर्मनी फिर आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ लीड कर दिया पूरे वर्ल्ड को और वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। ठीक है, अब ये वाली कहानी के बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे या नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि जर्मनी के अंदर हिटलर ने किस तरह की इनह्यूमन क्राइम्स किए, किस तरह के अपने ही लोगों को होलोकास्ट किया, जेनोसाइड किया और क्या क्या क्राइम्स उन्होंने अपनी कंट्री में कमिट किए। सी फ्रेंड्स, मिलते हैं।